हाँ, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे थे संसाधन। तो कल के वीडियो में आप लोग को बता दिए थे कि संसाधन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके आधार भी बताए थे। तो थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती है और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी का अर्थ होता है मशीन। तो और जो संभाव्य हो, मतलब ऐसा हो भी सकता है कि अभी वो उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं लेकिन आगे चल के करें। और जो सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, इसका अर्थ हुआ कि सभी लोग जिसको उपयोग करते हैं उसी को संसाधन कहते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़े थे संसाधन के प्रकार। तो संसाधन के प्रकार में हम आप लोगों को बताए थे कि संसाधन के प्रकार को 4 आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला था उत्पत्ति के आधार पर। संसाधन 2 प्रकार के, जैव और अजैव संसाधन। इसके बाद पढ़े थे समाप्यता। समाप्यता मतलब समाप्त होने के आधार पर। समाप्त होने के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। इसके बाद पढ़े थे स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का अर्थ होता है मालिक, उसका मालिक कौन है इसके आधार पर। तो इसमें बताया गया था कि व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उत्पत्ति का अर्थ होता है कि उसको बनने के आधार पे, उत्पन्न होने के आधार पे। समाप्यता का अर्थ होता है कि समाप्त होने के आधार पे। और स्वामित्व का अर्थ होता है उसके मालिक के आधार पे। एक और आप लोग का संसाधन था विकास के आधार पे। तो विकास के आधार पे फिर आप लोग को बताया था कि 4 प्रकार के संसाधन, एक संभावी, एक विकसित, एक भंडार और एक संचित कोष। 4 प्रकार के, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। इसके बाद हम लोग पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पे कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जो सजीव होते हैं, जैव मंडल में मिलते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया। कल आप लोग को ऐसा हम पूरा बता दिए थे। इसके बाद पढ़े थे हम लोग अजैव संसाधन। तो अजैव संसाधन में आप लोग को बताया था कि जो निर्जीव होते हैं उन्हें अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी हो गया, हवा, पानी, धातु, पत्थर, ये सब आपका हो गया अजैव संसाधन। इसके बाद पढ़े थे समाप्यता के आधार पे। तो संसाधन को बताए थे 2 प्रकार से, नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग्य। तो नवीकरणीय योग्य का अर्थ होता है जो बार बार बनते रहते हैं, पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, उससे हम लोग नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं। कल हम आप लोगों को ऐसा बताए थे। इसके बाद बताए थे अनवीकरणीय योग्य संसाधन। देखा जाए अनवीकरणीय योग्य संसाधन में बताया था कि कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम किसी भी तरीका से नवीकृत या पुनः निर्माण नहीं कर सकते हैं, या जिनको बनने में बहुत समय लगता है, उसे हम लोग अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे बताया थे जीवाश्म ईंधन हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो भी सब कोयला हो गया, जो भी ये सब चीज़ है, खनिज पदार्थ, इसको बनने में बहुत दिन, लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इसको अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समाप्यता के आधार पे। समाप्यता के आधार पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला था व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन जो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व, मतलब जिनका मालिक कोई निजी व्यक्ति होता है। अगर कोई एक व्यक्ति जिसका मालिक है उसे हम लोग व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। और बताए थे कि जिसका पूरा समाज मालिक होता है उसे हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे चारागाह हो गया, चारागाह मतलब जानवर चराने का जगह, तालाब हो गया, पार्क हो गया, श्मशान घाट हो गया, कब्रिस्तान हो गया, ये सब हम लोग का सामुदायिक संसाधन है। इसके बाद आप लोग को बताए थे राष्ट्रीय संसाधन। देखिए इसके बाद हम लोग पढ़े थे राष्ट्रीय संसाधन। तो इसमें बताए थे कि जिसका मालिक कोई राष्ट्र होता है, मतलब कोई एक देश होता है। जैसे बताए थे वैसे संसाधन जो राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं जिनका स्वामित्व, मतलब मालिक कोई राष्ट्र होता है, मतलब देश होता है। जैसे सरकारी जमीन हो गया, सड़क हो गया, नहर हो गया, रेल मार्ग हो गया, ये सब का मालिक कोई देश होता है, इसलिए हम लोग इसको राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसके बाद आप लोग पढ़े थे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में आप लोग को बताए थे कि किसी भी देश का अगर समुद्र में 200 किलोमीटर अगर वो आगे बढ़ता है तो उसका अपना क्षेत्र कहलाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। देखिए कल हम आप लोग को बताए थे अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। जैसे अगर कोई देश है, मान लीजिए भारत देश है, अगर यह समुद्र की ओर 200 किलोमीटर तक जाएगा
तो 200 किलोमीटर तक का एरिया समुद्र में अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। और जब 200 किलोमीटर से आगे समुद्र में जाएगा उसी को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जिसका मालिक कोई देश नहीं होता है बल्कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था होता है। जैसे देख सकते हैं आप लोग, लिखा गया है यहाँ पर, जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है। इसे समझने के लिए समुद्री क्षेत्र का उदाहरण लेते हैं। किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर उस देश का नियंत्रण होता है। 200 किलोमीटर तक में उस देश का नियंत्रण रहेगा, लेकिन उससे जो आगे होता है उसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्था उसका मालिक होता है, जिसे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तो आप लोग अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र नोट कर लीजिएगा कि वैसे जगह जो किसी देश के समुद्र तट से 200 किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र में रहते हैं। 200 किलोमीटर तक समुद्री क्षेत्र में अगर उस देश का हिस्सा है तो उसी को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े थे, इसके बाद पढ़े थे विकास के आधार पर। विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला था आपका संभावी संसाधन। तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग हम अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन आगे चल के कर सकते हैं, जो संभव हो सकता है, उसे हम लोग कहते हैं संभावी संसाधन। फिर उसके बाद जैसे हो गया, जैसे गुजरात राजस्थान में सौर ऊर्जा, जो बताए थे कल कि गुजरात और राजस्थान की हवाएं बहुत तेज चलती है लेकिन उससे सौर ऊर्जा नहीं बन रहा है, तो एक प्रकार के संभावी संसाधन। इसके बाद होता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका हम लोग वर्तमान समय में उपयोग कर रहे हैं, उसे हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। जैसे इसमें बताया था आप लोग को, जैसे हो सकता है लकड़ी, लोहा, या जैसे पृथ्वी, पेड़ पौधे, ये सब हम लोग का विकसित संसाधन है। आगे पढ़े थे भंडार। तो बताए थे कि ऐसे संसाधन जो हमारे पास उपलब्ध है लेकिन इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी कहें तो मशीन, अगर मशीन नहीं है तो उसको हम लोग भंडार संसाधन में पढ़ते हैं। जैसे बताया थे कि पानी में उपस्थित हाइड्रोजन गैस। इसके बाद आप लोग को बताए थे संचित कोष। ध्यान दीजिए, संचित कोष संसाधन, यह भंडार संसाधन का ही हिस्सा होता है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी रहता है फिर भी हम लोग उपयोग नहीं करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी है लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे हम लोग पानी से बिजली बनाते हैं तो हमारे पास पानी से बिजली बनाने वाला मशीन है, सब कुछ है, पानी भी है। नदी के पानी को बांध बना के ऊपर से गिराने पर बिजली बनता है, उसमें एक पंखी को लगा के घुमाया जाता है, सब हमारे पास है लेकिन फिर भी हम लोग नहीं करते हैं। इसलिए वैसे संसाधन को संचित कोष संसाधन कहा जाता है। चलिए आगे आज हम लोग पढ़ेंगे अब सतत पोषणीय विकास। ध्यान दीजिए, सतत पोषणीय विकास क्या होता है, ध्यान से समझना है। देखिए, कहा गया है कि संसाधन को अच्छे तरीके से उपयोग करना चाहिए। अगर अच्छे तरीके से उपयोग नहीं कीजिएगा तो भविष्य में बहुत खतरा हो सकता है। जैसा कि देखिए, इसमें लिखा गया है कि जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। ऐसा नहीं कि विकास कर रहे हैं और पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाइएगा तो आपका सतत पोषणीय विकास नहीं होगा। सतत पोषणीय विकास के लिए पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपना संसाधन को उपयोग करें। पर्यावरण का नुकसान नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है इसमें कि नुकसान ना पहुंचे और भविष्य की जरूरतों की अनदेखी ना हो। जैसे भविष्य में वो चीज समाप्त ना हो जाए। जैसे हम लोग आजकल बहुत पेट्रोलियम का उपयोग कर रहे हैं, भविष्य में समाप्त होने वाला है लेकिन फिर भी हम लोग अनदेखी कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो इसीलिए कहा गया कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ होता है कि संसाधन का उपयोग करें लेकिन अच्छे तरीके से करें, भविष्य को देखते हुए। उसी को हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। आगे इसमें कहा गया है कि संसाधन को सही इस्तेमाल करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधन को सही रूप से इस्तेमाल करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। और इसके लिए 1992 ईस्वी में रियो डे जेनेरो सम्मेलन हुआ था। रियो डे जेनेरो सम्मेलन में इसमें बहुत सारे नेता भाग लिए थे। कुल 100 देश के नेता सब भाग लिए थे, जिन्होंने संसाधन के बचाव के बारे में बातचीत किया था। और उन्होंने
21 बातों पे अपना हस्ताक्षर किए थे, जिसे हम लोग एजेंडा 21 कहते हैं। एजेंडा 21 यही होता है कि उसमें सभी मिलकर सभी राष्ट्राध्यक्ष मिलकर 21 बातों पर अपना साइन किए थे, जिसे हम लोग एजेंडा 21 कहते हैं। चलिए आप लोग को कुछ आगे बताते हैं। यह जापान में हुआ था। ध्यान दीजिए, यह एक बार प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं। पृथ्वी सम्मेलन का अर्थ होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों का बचाव के लिए एक सम्मेलन किया गया था, जिसे हम लोग पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं। ये आपका हुआ था 1997 ईस्वी में जापान में। ध्यान दीजिए, 1997 ईस्वी में जापान में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें बात की गई थी कि पृथ्वी पर जितने भी संसाधन पाए जाते हैं उसको ठीक से उपयोग किया जाए। और जो 1992 ईस्वी में जो आपका ब्राजील में जो हुआ था रियो डी जेनेरो सम्मेलन, ये आपका था पृथ्वी के बारे में ही, संसाधन के बारे में ही, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं रहा। लेकिन बाद में 1997 में पृथ्वी सम्मेलन जापान में हुआ था। ये आपका हुआ था ब्राजील में। तो याद रखिएगा यहाँ से 2 पॉइंट। 1992 ईस्वी में जो रियो डे जेनेरो सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में। कौन सा देश में? ब्राजील के रियो डी जेनेरो एक जगह का नाम है, उसी जगह पर हुआ था। और जो यहाँ पर हम बताएं, एक एजेंडा 21 की बात की गई थी कि 21 बातों पर सभी लोग सहमत होकर 100 राष्ट्राध्यक्ष से अधिक शामिल हुए थे, जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। और एक आपको बताएं कि संसाधन बचाने के लिए एक और मीटिंग हुआ था, जो कि 1997 में जापान में हुआ था, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। तो ध्यान रखिएगा, सतत पोषणीय विकास हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अगर संसाधन का सतत पोषणीय विकास नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिनों में सभी संसाधन खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाने पर हम लोगों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। चलिए तो हम आगे देखते हैं। देखिए आगे इसमें कहा गया है कि इस एजेंडा का मुख्य उद्देश्य था सतत पोषणीय विकास होना, ताकि संसाधन को बचा के अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें। देखिए अब हम आगे बताते हैं। चलिए आगे आप लोग को पढ़ना है संसाधनों का विकास। ध्यान दीजिए, इसमें कहा गया है कि मानव अस्तित्व के लिए संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन बहुत आसान है, ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मानव के लिए, मानव के अस्तित्व माने मानव के एक प्रकार के रहने के लिए संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है, इसलिए मानव द्वारा इनका अंधाधुंध उपयोग किया गया। देख लीजिए, संसाधन तो हम लोग को प्रकृति दिया, लेकिन हम लोग उसका अंधाधुंध उपयोग किए, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि संसाधन की समस्याएं पैदा होने लगी, मतलब धीरे धीरे संसाधन समाप्त होने लगा। कुछ व्यक्तियों ने लालचवश संसाधनों का ह्रास किया। जैसे कुछ व्यक्ति अपना लालच के लिए क्या किए, जंगलों को काट दिए, काट कर उसमें उसको बेच दिए, जिससे हमारा पर्यावरण को बहुत नुकसान हुआ। और आगे कह रहा है कि समाज के कुछ ही लोगों के हाथों में संसाधनों का संचय, जिसमें संसाधन के 2 हिस्से, संसाधन संपन्न अमीर तथा संसाधनहीन गरीब होते हैं। देख लीजिए क्या हुआ। जो व्यक्ति संसाधन को पूरा अंधाधुंध उपयोग किया शुरू में, वो अमीर बन गया। अब जो संसाधन को अच्छा से, मतलब उनको संसाधन नहीं मिल पाया, वो गरीब बन गए। मतलब जो देश में अमीर और गरीब होने का कारण है, वो आपका संसाधन भी है। जो संसाधन को अंधाधुंध उपयोग कर लिए वो तो अमीर हो गए, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन जो संसाधन जिनको नहीं मिल पाया, जो संसाधनहीन रह गए, वो गरीब बन गए। तो देखिए, संसाधन के लिए
हम लोग समझ सकते हैं कि और अमीर और गरीब होने का कारण आपका संसाधन ही है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक परिस्थितियां संकट को पैदा किया है। देख लीजिए, संसाधन का हम लोग इतना ज्यादा उपयोग कर रहे हैं कि हमारा आने वाला दिन बहुत खराब होने वाला है। जैसे देख लीजिए क्या क्या दिक्कत होने लगा है इससे। भूमंडलीय तापन, पृथ्वी पर ताप बहुत बढ़ रहा है। ओजोन परत का अवक्षय, आप लोग जान रहे होंगे ओजोन परत क्या है। ओजोन परत पृथ्वी से ऊपर समताप मंडल में एक ऐसा परत है जो सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरण को रोकता है, जिससे जो भारत में जो पृथ्वी पर रहने वाले लोग हैं उनको त्वचा कैंसर होने का डर रहता है। तो ओजोन परत हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, तो हम लोग को उसको बचा के रखना चाहिए। लेकिन हम लोग संसाधन का अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, पेड़ पौधा को अधिक काट रहे हैं, जिससे ओजोन का अपक्षय हो रहा है। आगे देखिए, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, भूमि प्रदूषण हो रही है, निम्नीकरण आदि बहुत, मैंने धीरे धीरे हम लोग बहुत मुश्किल में जा रहे हैं। मानव जीवन की गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा आवश्यक हो गया है। मतलब संसाधन को सब कोई थोड़ा थोड़ा उपयोग करे, ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति ज्यादा उपयोग कर रहा है तो आगे चल के वो हम लोग को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए आप लोग भी ध्यान रखें कि संसाधन को ठीक ढंग से उपयोग करना है। देखिए अब हम आगे बताते हैं। आगे इसमें लिखा गया है, संसाधनों के सही उपयोग के लिए हमें सतत आर्थिक विकास करने की आवश्यकता है। मतलब संसाधनों का अगर सही उपयोग नहीं कीजिएगा तो आगे आने वाला दिन में बहुत दिक्कत होगा। इसलिए हम लोगों को सतत विकास करना है, मतलब संसाधन को बिना नुकसान पहुंचाए कुछ विकास करना है, जो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता की उपेक्षा न करें। जैसे भविष्य को देखते हुए हम लोग संसाधन का उपयोग करेंगे। आगे हम लोग को पढ़ना है संसाधन नियोजन। नियोजन माने संसाधन का बचाव। संसाधन नियोजन के द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत में संसाधनों का वितरण समुचित नहीं है। जैसे देख लीजिए, भारत में संसाधन, सभी संसाधन भारत में पाए नहीं जाते हैं। और भी ऐसा चीज है कि हर एक जगह अलग अलग प्रकार के संसाधन मिलते हैं। जैसे कहीं जंगल है तो कहीं कोयला है, कहीं पेट्रोलियम है। अगर हर एक जगह समान रूप में मिलता तो अच्छा से उपयोग हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे में संसाधन नियोजन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी सभी जगह इधर उधर जो भी चीज मिल रहे हैं, अगर उनको आप बचा के नहीं रखिएगा, भविष्य के लिए बहुत खतरा हो सकता है। कई राज्यों के पास प्रचुर मात्रा में खनिज हैं तो अन्य संसाधनों का अभाव है। देखिए, कोई कोई राज्य के पास बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में खनिज है। जैसे हम कह सकते हैं झारखंड, उसके पास कोयला बहुत ज्यादा है। और जैसे हम कह सकते हैं कि झारखंड के पास अबरक भी बहुत ज्यादा है। ये सब खनिज उसके पास है, लेकिन अन्य संसाधनों का अभाव है। जैसे आपका पानी हो गया, तो पानी का इसमें थोड़ा अभाव उसके पास है। और भी जैसे हो गया राजस्थान, तो राजस्थान में भी अन्य संसाधन है, लेकिन पानी का वहां अभाव है। मैंने समझिए कि पीने लायक पानी की दिक्कत है। तो सभी जगह एक प्रकार के संसाधन नहीं है। कोई कोई राज्य में संसाधन बहुत ज्यादा है तो कोई कोई राज्य में संसाधनों की कमी है। जैसे देख लीजिए, लिखा गया है कि मेघालय में जल की कमी नहीं है, लेकिन अन्य संसाधनों का अभाव है। देख सकते हैं, मेघालय जो है हमारा राज्य, वहां पे जल की कमी नहीं है, लेकिन अन्य संसाधनों का अभाव है। तो देख सकते हैं कि संसाधन हमारा हर एक जगह एक ही रूप में नहीं है, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है। आगे लिखा गया है कि इसलिए इन क्षेत्रों में सही विकास नहीं हो पाया है। ऐसे में होने वाली समस्या को हम संसाधनों के विवेकपूर्ण इस्तेमाल से ही कम कर सकते हैं। जैसे देख लीजिए, जहाँ पे संसाधनों का अभाव है वहां तो ठीक ढंग से संसाधन उपयोग हो नहीं रहा है, तो जिसके लिए हम लोग को विवेकपूर्ण इस्तेमाल करना पड़ेगा। मतलब एक प्रकार के बुद्धि लगा के इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कैसे कैसे संसाधन को इस्तेमाल करें कि सभी जगह संसाधन उपस्थित हो सके, सबको थोड़ा थोड़ा मिल सके। इसलिए हम लोग को बहुत ध्यान रखना होगा। देखिए आगे हम लोग का लास्ट बात है, भारत में संसाधनों का नियोजन।
तो संसाधन का नियोजन तो सभी देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कह रहा है संसाधनों की मदद से समुचित विकास करने के लिए यह जरूरी है कि योजना बनाते समय टेक्नोलॉजी, कौशल और संस्थागत बातों का ध्यान रखा जाए। देख लीजिए, कहीं भी योजना अगर कोई बात के लिए बन रहा है तो टेक्नोलॉजी का भी हम लोग को ध्यान रखना है, संसाधन का अच्छे तरीके से उपयोग करने के लिए। कौशल का भी मतलब एक प्रकार के अपना बुद्धि को लगाना है कि संसाधन को हम कैसे ठीक ढंग से उपयोग करें, हमारा संसाधन बचा बचा रह जाए, ज़्यादा समाप्त नहीं हो, आने वाली पीढ़ी को दिक्कत ना हो। आगे कह रहा है प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही भारत में संसाधन नियोजन का एक प्रमुख लक्ष्य रहा है। 5 वर्ष से 5वां वर्ष पे ही भारत में संसाधन नियोजन का एक प्रमुख बात रखा जाता है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। जैसे देख लीजिए, पूरे देश के विभिन्न प्रदेशों के संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना। जैसे देख लीजिए, अगर हम लोग एक तालिका बना लेंगे कि किस राज्य के पास कौन सा संसाधन है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि किस राज्य को कौन सी संसाधन की कमी है, तो हम उसकी कमी को पूरा करेंगे और जो वहां पर ज्यादा रहेगा उस संसाधन को अलग राज्यों में बांटेंगे। बाकी आगे कह रहा है जैसे संसाधन नियोजन और विकास नियोजन के बीच सही तालमेल बैठना चाहिए। संसाधन का नियोजन भी करना है और विकास भी करना है। दोनों बातों को देखते हुए हम लोग को संसाधन को अच्छे तरीके से उपयोग करना है। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा, भविष्य में आने वाला दिन बहुत खतरा में पड़ सकता है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, फिर अगले वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे।